इसी शैली की एक नई किताब टोकुसात्सु मैं डार्क डिकेड सर्गो को भेजता हूँ अब ऑनलाइन है। सभी उसका आनंद लेने के लिए स्वागत हैं। है जिस लिमिटेड एडिशन डिकेड ड्राइवर का मैं 3 महीने से इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ ही गया। इसके लिए मैंने अपनी 2 महीने की बचाई हुई पॉकेट मनी खर्च कर दी। तियानलान सिटी के बाहरी इलाके में एक किराए के अपार्टमेंट से अजीब सी हंसी गूंज उठी। वांग मिंग अपने हाथों में पकड़े हुए अब तक नाखुले डिकेड ड्राइवर के डिब्बे को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वांग मिंग एक अनुभवी टोकुसात्सु प्रशंसक था। टोकुसात्सु से जुड़ी किसी भी चीज पर वह बड़े अधिकार के साथ बात कर सकता था। ड्राइवरों और ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस जैसे टोकुसात्सु के कितने परिधीय सामान उसने खरीदे थे, इसका उसे खुद भी हिसाब नहीं रहा था। इसलिए वांग मिंग ने बड़े कौशल से पैकेजिंग बॉक्स खोला, अंदर शांत पड़े ड्राइवर को निकाला और उसे अपने हाथों में लेकर खेलने लगा। स्कट स्कट स्कट, सच में लिमिटेड एडिशन होने लायक है। यह तो सचमुच गोल्डन डिकेड ड्राइवर है। यह मैजेंटा और सफेद वाले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो अब बैटरियां डालकर इसका साउंड इफेक्ट टेस्ट करता हूँ। वांग मिंग ने उत्साह से साथ में आई बैटरियां निकाली, उन्हें ड्राइवर में लगाया और फिर बेसब्री से ड्राइवर अपनी कमर पर पहन लिया। अंत में वांग मिंग ने कई सालों से संजो कर रखे अपने विभिन्न राइडर कार्ड, साथ ही इक्विपमेंट कार्ड्स का पूरा सेट ड्राइवर के दोनों ओर बने कार्ड होल्डरों में लगा दिए। जैसा कि लिमिटेड एडिशन से उम्मीद थी, ये कार्ड होल्डर सारे कार्ड्स पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। इस बार मैं इन्हें एक एक करके टेस्ट करूंगा और जी भरकर ट्रांसफॉर्म करूंगा। वांग मिंग ने फिर एक उत्साहित चीख निकाली, लेकिन एक बात उसे खल रही थी। हाल ही में रिलीज हुए कामेन राइडर जियो का अभी तक देश में कोई आधिकारिक मर्चेंडाइज नहीं बिका था। इसलिए वांग मिंग अभी ओमा जियो की ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस का अनुभव नहीं कर सकता था। जहां तक नकली सामान की बात है, माफ कीजिए, ये विशेष कार्ड तभी संबंधित आवाजें ट्रिगर करते थे जब वे असली हों, और वांग मिंग नकली चीजें खरीदने की जहमत भी नहीं उठाता। सब कुछ तैयार होने के बाद वांग मिंग ट्रांसफॉर्मेशन साउंड इफेक्ट्स टेस्ट करने लगा। उसने डिकेड की तस्वीर वाला एक कार्ड निकाला। एंशिएंट आमेन राइडर टिकेट ड्राइवर की आवाज वांग मिंग के ट्रांसफॉर्मेशन पोज के साथ ट्रिगर हुई और उसे यह सुनकर काफी संतोष हुआ। साउंड इफेक्ट्स बुरे नहीं हैं। थोड़ा प्यास लग रही है, पहले कुछ हैप्पी वाटर पी लेता हूँ। वांग मिंग यह कहते हुए फ्रिज की ओर चल पड़ा। वह अभी बिना रुके 8 मंजिल नीचे जाकर अपना डिलीवरी पार्सल उठाकर आया था और फिर आते ही पैकेट खोल बैठा था, इसलिए उसे सचमुच थोड़ा प्यास लग रही थी। वांग मिंग ने यह नहीं देखा कि उसका पालतू बिलौटा चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वांग मिंग ने सोडा निकालने के लिए फ्रिज खोला, उसका बिलौटा उछलकर फ्रिज के ऊपर जा चढ़ा। न्याऊ तिल्द बिलौटे ने हल्की सी म्याऊं की और वांग मिंग के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने फ्रिज के ऊपर रखा आधा भरा पानी का गिलास गिरा दिया। पानी सीधे फ्रिज और दीवार के बीच वाले सॉकेट पर जा गिरा। पता नहीं कैसे फ्रिज का सॉकेट कुछ हद तक खुला हुआ था और उस पर पानी पड़ने के बाद नतीजा तो तय ही था। लिस्टर बिजली की सिहरन पैदा कर देने वाली भनभनाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। वांग मिंग का पुराना फ्रिज पल भर में करंट से भर गया और सोडा निकालते समय फ्रिज पकड़े खड़े वांग मिंग ने तुरंत उसकी कीमत चुका दी। ऐ फकीरदान, कल मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। याओ होश में आते ही वांग मिंग ने दुख और गुस्से से भरी चीख निकाली जब उसने देखा कि उसके ऊपर बैठा बिलौटा भी बिजली लगने से उछल कूद कर रहा था। मगर बिल्ली की प्रतिक्रिया गति इंसान से हमेशा तेज होती है। एक चीख के बाद ही बिलौटा फ्रिज के पास वाले इलाके से छलांग लगाकर दूर भाग गया और वांग मिंग अकेला रह गया। मन ही मन गाता हुआ, मैं सच में भागना चाहता हूँ लेकिन भाग नहीं पा रहा। थक 220 वोल्ट की ताकतवर एसी धारा के सामने वांग मिंग मुश्किल से 10-12 सेकंड ही टिक पाया, फिर उसकी चेतना चली गई। होश खोने से पहले वांग मिंग एक बात नहीं देख पाया। उसका अभी खरीदा हुआ डिकेड ड्राइवर उस प्रचंड करंट के असर में धीरे धीरे बदल रहा था। जब वांग मिंग पूरी तरह बेहोश हो गया, उसके सामने धूस सी धुंध की एक परत प्रकट हुई। वह धूसर धुंध वांग मिंग के शरीर से होकर गुजरी और वह अपनी जगह से तुरंत गायब हो गया। तुम्हारे बदकिस्मती के दिन आ पहुंचे हैं, जरा दिखाओ तो सही तुम क्या कर सकते हो। अधमूर्छित हालत में वांग मिंग ने यह वाक्य सुना, मगर उसे यह कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे उसने इसे कहीं पहले सुना हो। धड़ाम वुश
वांग मिंग ने चक्र सा महसूस करते हुए आंखें खोली और फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि वह स्तब्ध रह गया। वह पूरे यकीन से कह सकता था कि वह भ्रम नहीं देख रहा था। इस समय वांग मिंग की आंखों के सामने एक लाल आकृति और एक नीली आकृति युद्ध में उलझी हुई थी। नीली आकृति एक ऐसे दैत्य की थी जो हाथ पैर वाले समुद्री खीरे जैसा दिखता था और एक टोकुसात्सु प्रशंसक होने के नाते वांग मिंग उस लाल आकृति से भली भांति परिचित था। फ्लेम ड्रैगन आर्मर। शुरू में वांग मिंग को लगा कि वह शायद गलती से किसी गलत शूटिंग सेट पर आ गया है, लेकिन जब उसने उस राक्षस के मुंह से निकली चिपचिपी लार को कंक्रीट की जमीन में बड़ा सा छेद करते देखा तो वह एक बात को लेकर आश्वस्त हो गया, यह सब असली था। डोंगशान, यहाँ एक और इंसान है। लगता है इस पर भी एनर्जी बीस्ट ने हमला किया था। जैसे ही वांग मिंग स्तब्ध खड़ा था, चश्मा पहने एक लड़का जो देखने में टॉपर छात्र जैसा लग रहा था उसकी ओर इशारा करके चिल्लाया। वांग मिंग भी उस आवाज से खींच गया। उसने तुरंत सिर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा और फिर ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। एक हैंडसम आदमी जिसके बाल साइड पार्ट में थे और ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी थी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वांग मिंग इसलिए नहीं चौंका क्योंकि दूसरा आदमी हैंडसम था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इस आदमी को जानता था। अगर उसे ठीक से याद था तो यह डोंगशान था, आर्मर हीरोज के पहले सीजन में फेंग यिंग आर्मर का समनर। क्या तुम ठीक हो? यहाँ अभी बहुत खतरा है, हमें जल्दी निकलना होगा, डोंगशान ने वांग मिंग को उठाते हुए कहा। वांग मिंग ने भी अवचेतन रूप से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि वांग मिंग ठीक है, डोंगशान उसे थोड़ा दूर ले गया। तुम जल्दी से भागो, यहाँ बहुत खतरा है। डोंगशान ने वांग मिंग को फिर उस टॉपर छात्र को लेकर पीछे की ओर भाग गया। हालांकि वांग मिंग सचमुच देखना चाहता था कि आगे क्या होगा, लेकिन तमाशबीन बनने से उसकी जान ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वह भी उन दोनों के पीछे पीछे भाग गया। लेकिन भागते भागते वांग मिंग ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और फिर दौड़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसने ठीक उसी समय फ्लेम ड्रैगन आर्मर को एनर्जी बीस्ट को मुक्का मारकर एक कार्ड में बदलते देखा। लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो फिर वह क्यों भागता रहता। लेकिन कार्ड्स की बात करे तो वांग मिंग ने अवचेतन रूप से अपनी कमर की ओर देखा, मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। उसे साफ याद था कि बेहोश होने से पहले उसने गोल्डन टिकट ड्राइवर पहन रखा था, लेकिन पता नहीं वह क्यों गायब था। रुको, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? क्या यह आर्मर हीरोज की दुनिया है? इस बिंदु पर वांग मिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ हुआ था वह सब वास्तविक था। वह चाहकर भी इस पर अविश्वास नहीं कर सकता था। उसने इधर-उधर देखा, कुछ असमंजस में, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ कैसे आ पहुँचा। हालांकि अपने वर्षों के उपन्यास पाठन अनुभव के अनुसार इस समय यहाँ एक डिंग की आवाज आनी चाहिए थी। यह सोचते ही उसने तुरंत वैसा ही किया। वांग मिंग पागलों की तरह हवा में पुकारने लगा, सिस्टम मेन गो पैराडाइज, यहाँ कोई जिंदा है क्या? बाहर आओ और मुझे जवाब दो। न्याऊ तिल्द भौं भौं भौं। काफी देर तक कोई भी असामान्य घटना नहीं हुई। केवल ना जाने कहां से आए आवारा कुत्तों और बिल्लियों की उपहास भी आवाजें ही सुनाई देती रहीं, जिससे वांग मिंग बेहद असहज महसूस करने लगा। क्या कोई चीट नहीं है? वैसे क्या मेरी क्षमता गेम सेव करने जैसी हो सकती है? क्या मुझे एक बार मरकर इसे आजमाना चाहिए? वांग मिंग ने इस खतरनाक विचार को सोचते हुए जोर से कहा, लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने इसे छोड़ दिया। आखिर उसके पास केवल एक ही जान थी और वह इस पर दांव नहीं लगा सकता था। इसके अलावा चीट या ऐसी किसी चीज की तुलना में वांग मिंग को लगा कि उसे किसी और बात की अधिक चिंता करनी चाहिए। चूंकि यह दूसरी दुनिया थी और वह बिना किसी पहचान या पैसे वाला अवैध व्यक्ति था, तो क्या वह शायद भूख से मर नहीं जाएगा? इन्हीं विचारों में खोए हुए वांग मिंग ने सायरन की आवाज सुनी। संभव था कि किसी ने अभी हुई लड़ाई की खबर कर दी हो, लेकिन अपनी मौजूदा हालत में वांग मिंग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता था। अगर वह वहां जाता तो अपने बारे में कुछ भी समझा नहीं पाता, इसलिए वह तुरंत बिजली की तरह वहां से भाग गया। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन आखिरकार वांग मिंग एक सुनसान पार्क में पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया, खुद को कुछ अजीब महसूस करते हुए। मुझ में इतनी अच्छी स्टेमिना कब से आ गई? मैं लगभग 5 किलोमीटर दौड़ आया और फिर भी मेरी सांस तक नहीं फूली। क्या यह सच में मैं ही हूँ? वांग मिंग ने उलझन में खुद से बुदबुदाया। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी पूरी शारीरिक क्षमता बढ़ गई थी। उसकी
सहन शक्ति, ताकत और गति पहले से काफी बेहतर हो गई थी। सुना है कि बिजली का झटका मांसपेशियों की वृद्धि को उत्तेजित कर सकता है। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। वांग मिंग का मन इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन पेट की भूख ने उसे फिर वास्तविकता में खींच लिया। उसने बेबसी से अपना पेट सहलाया, मगर अगले ही पल वह ठिठक गया, क्योंकि जब वांग मिंग का हाथ उसकी कमर से टकराया तो उसे अचानक कोई अजनबी सी चीज महसूस हुई। इसलिए वह अपनी कमर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। यह तो अभी एक पल पहले नहीं था, है ना? अब अचानक कैसे आ गया? जो भी हो, मुझे इसे उतार देना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो वह मुझे चुनिब्यो समझेगा। वांग मिंग ने बारीकियों पर ध्यान दिए बिना बुदबुदाते हुए बेल्ट की बकल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। यह बकल कहाँ गई? वांग मिंग ने कुछ अजीब पाया। इस टिकेट बेल्ट की एक खास बकल थी। सामान्यतः बेल्ट उतारने के लिए उसे बस हल्के से उचकाना पड़ता था, लेकिन अब वह बकल गायब थी। तो फिर यह बेल्ट मुझ पर टंगी कैसे हुई है? वांग मिंग चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। उसने बेल्ट को उचकाने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ कि टिकेट बेल्ट मानो उसके साथ एक हो गई है। उतारना तो दूर, बेल्ट उसकी कमर से कसकर चिपकी हुई थी, जैसे वह उसके शरीर में उग आई हो। वांग मिंग ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बेल्ट उतार नहीं पाया। अचानक बेल्ट से एक हल्की क्लिक की आवाज आई। वांग मिंग ने नीचे देखा और पाया कि उसने गलती से ड्राइवर का स्विच दबा दिया था, और ठीक इसी क्षण हादसा हो गया। कामेन राइडर, टेक ए विश। बेल्ट से एक परिचित आवाज आई, फिर एक चमक उठी और वांग मिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। एर एर एर। वांग मिंग ने अविश्वास और उलझन से भरी आवाज निकाली। उसने नीचे देखा। उसके हाथों में काले सफेद गॉन्टलेट्स थे और पैरों पर मैजेंटा रंग का आर्मर। इसमें कोई शक नहीं था, वह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मैंने असली चीज खरीद ली, वांग मिंग ने अविश्वास में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर भरी शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसे लगा कि अभी वह एक मुक्के से छोटी कार तक उड़ा सकता है। अगर ऐसा है तो वांग मिंग को अचानक कुछ सूझा और उसने तुरंत कार्ड होल्डर खोला। उसमें करीने से कार्ड भरे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज्यादा सोचे बिना उसने कूगा टाइटन फॉर्म का एक कार्ड खींच लिया। ट्रांसफॉर्म फॉर्म राइडर कूगा टाइटन शो में दिखाए गए हाव भाव की नकल करते हुए वांग मिंग ने कूगा टाइटन फॉर्म कार्ड ड्राइवर में डाला और उसे धक्का दिया। अगले ही पल एक चमक गुजरी और वह बैंगनी कूगा टाइटन फॉर्म में बदल गया। ए भगवान, यह सचमुच असली है, वांग मिंग ने उत्साह में चिल्लाते हुए कहा। उसने अभी अभी ऐसी चीज हासिल कर ली थी जिसे सपना कहा जा सकता था। यह हर लड़के का बचपन का सपना था। कौन सा लड़का ऐसा था जिसने बचपन में ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस हाथ में लेकर कामेन राइडर, अल्ट्रामैन या आर्मर हीरोज बनने का सपना न देखा हो? चलो इसकी शक्ति आजमाते हैं। इस समय वांग मिंग उस बच्चे की तरह उत्साहित था जिसे अभी अभी नया खिलौना मिला हो। उसने तरह तरह के परीक्षण शुरू कर दिए। रफ्तार, ताकत और विभिन्न हथियारों के बीच बदलाव। आधे घंटे से अधिक देर तक तरह तरह की चीजें आजमाने के बाद वांग मिंग पूरी तरह निश्चित हो गया कि उसके हाथ लगी चीज सचमुच असली थी। आधे घंटे में वह 6 अलग अलग कामेन राइडर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था और 12 बार फॉर्म बदले थे, और हर फॉर्म उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। जी, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? फॉर्म्स की जांच करते समय वांग मिंग को अचानक चक्कर आने लगे और उसके दिल की गहराई से थकान की एक लहर उठकर उस पर छा गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हो गया। जैसे जैसे वांग मिंग की चेतना जाती रही, उसकी कमर पर बंधी सुनहरी डिकेट बेल्ट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, मानो वापस उसके शरीर के भीतर सिमट रही हो। बेहोश होने से पहले वांग मिंग को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि क्या हुआ। शायद वह जरूरत से ज्यादा बहक गया था और अपनी सारी स्टेमिना खत्म कर बैठा था, क्योंकि वह लगातार फॉर्म बदलता रहा था और आधे घंटे तक ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म नहीं किया था। फॉर्म बदलना स्वाभाविक रूप से काफी स्टेमिना खपत करता था, और चूंकि वांग मिंग यह आधे घंटे तक करता रहा, इसलिए उसका अत्यधिक थक जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। थकान से बेहोश हुआ वांग मिंग बस पार्क की घास पर पड़ा रहा और गहरी नींद में डूब गया। हालांकि वह काफी किस्मत वाला था। जिस पार्क में वह था वह पहले से ही बहुत सुनसान था। ऊपर से जब वांग मिंग अपनी ताकत जांच रहा था, तब उसने जानबूझकर घास का बहुत दूर दराज वाला हिस्सा चुना था, जिससे बाहरी लोगों के लिए उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो गया और किसी भले नागरिक द्वारा पुलिस के हवाले कर दिए जाने से वह बच गया। वांग मिंग सीधे रात होने तक सोता रहा और सपने में उसे धुंधले तौर पर किसी अज्ञात सत्ता की ओर से एक याद दिलाने वाली आवाज सुनाई दी।
युवक अगली बार बेल्ट इस्तेमाल करने से पहले ऑपरेशन मैनुअल देख लेना। ऑपरेशन मैनुअल बेल्ट के किनारे वाले टैबलेट में है कितना कच्चा खिलाड़ी है। सोते समय यह आवाज अचानक वांग मिंग के मन में प्रकट हुई। आवाज टूट टूट कर आ रही थी, जैसे सिग्नल खराब हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जागने के बाद भी वांग मिंग को यह वाक्य सचमुच याद था। टैबलेट? कौन सा टैबलेट? जागने के बाद वांग मिंग ने उनिंदी आंखों से बुदबुदाया। इस समय वह बहुत कमजोर था। आखिर उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था और बेल्ट के साथ खेलते खेलते उसने खुद को भी निचोड़ लिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह अब भी खड़ा हो पा रहा था। अधमूर्छित सी हालत में वांग मिंग ने बेल्ट को टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने बेल्ट को छूना चाहा, वह बेल्ट जो गायब हो गई थी फिर से प्रकट हो गई। इस बार वांग मिंग ने सीधे उस टैबलेट को छुआ जिसका जिक्र उस आवाज ने किया था। उसने टैबलेट को उतारकर अपने हाथ में देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस चीज से वास्तव में काफी परिचित था। लगभग एक नजर में ही वांग मिंग ने इसे पहचान लिया। क्या यह वही टैबलेट नहीं है जो डिकेट कंप्लीट फॉर्म में इस्तेमाल होती है? हाँ, वांग मिंग के हाथ में जो चीज थी वह वही टैबलेट थी जो डिकेट कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए चाहिए होती है। क्या मुझे एक बार ट्रांसफॉर्म होकर देखना चाहिए? वांग मिंग के भीतर फिर से आत्मविनाशकारी आवेग जाग उठा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही टैबलेट अचानक चालू हो गई और स्क्रीन पर निर्देश पुस्तिका नाम की कोई चीज दिखाई दी। निर्देश पुस्तिका? मैं तो इन ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजों से पहले ही परिचित हूँ। क्या सच में मुझे तुम्हारी सिखाने की जरूरत है? वांग मिंग ने कुछ तिरस्कार से कहा, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था और उसने तुरंत निर्देश पुस्तिका खोल ली। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वांग मिंग का चेहरा गंभीर होने लगा। कोई हैरानी नहीं कि मैं पहले बेहोश हो गया था। वांग मिंग ने लगभग 10 मिनट तक पढ़ा और अंततः निर्देश पुस्तिका की सामग्री पूरी कर ली। मानना पड़ेगा, उसमें दी गई जानकारी काफी उपयोगी थी। कम से कम अब वांग मिंग को कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चल गई थीं। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी कमर पर बंधी बेल्ट कोई साधारण टिकट ड्राइवर नहीं थी, बल्कि एक हाइपरडायमेंशनल टिकट ड्राइवर थी। हाइपर डायमेंशनल टिकट ड्राइवर की क्षमता और कार्य सामान्य ड्राइवर से कहीं अधिक थे और उसके दो मुख्य कार्य थे। पहला, वर्ल्ड ट्रेवल फंक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस फंक्शन का उपयोग करते ही कोई दूसरे संसारों में यात्रा कर सकता है। हालांकि जिस दुनिया में जाया जाएगा वह पूरी तरह यादृच्छिक होगी और वांग मिंग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। सब कुछ किस्मत पर निर्भर करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेवल फंक्शन को एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगली विश्व यात्रा से पहले 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर को दोबारा ऊर्जा भरने के लिए इतना समय चाहिए। दूसरा फंक्शन था बॉन्ड कलेक्शन। यह तो और भी दिलचस्प था। वांग मिंग किसी लक्ष्य को चुनकर उसके साथ एक बंधन संबंध स्थापित कर सकता था। जब दोनों के बीच का बॉन्ड वैल्यू अधिकतम तक पहुंच जाएगा, तब वांग मिंग उस बंधन शक्ति को एक नए कार्ड में बदल सकेगा और फिर वह उस शक्ति को ड्राइवर के माध्यम से उपयोग कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि वांग मिंग फ्लेम ड्रैगन आर्मर को अपना बंधन लक्ष्य चुनता है, तो जैसे ही दोनों के बीच का बॉन्ड वैल्यू पूरा भर जाएगा, वांग मिंग को फ्लेम ड्रैगन आर्मर कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद वह फ्लेम ड्रैगन आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। हालांकि यह बॉन्ड कलेक्शन एक समय में केवल एक ही लक्ष्य से बंध सकता था। जब तक वर्तमान लक्ष्य के साथ बॉन्ड वैल्यू पूरी ना भर जाए, वांग मिंग अगले लक्ष्य से बंधन नहीं बना सकता था। दूसरे शब्दों में, एक बार तीर कमान से छूट गया तो वापसी नहीं। बंधन स्थापित करने की प्रक्रिया भी काफी रोचक थी। सामान्य रूप से कहें तो 2 विकल्प थे। पहला, सामने वाले का अच्छा दोस्त या भाई बन जाना और फिर धीरे धीरे बॉन्ड वैल्यू बढ़ाना। जब दोनों के बीच का संबंध एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा तो बॉन्ड वैल्यू पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, सामने वाले का दुश्मन बन जाना, समय समय पर उसे पीटना और उसे लगातार अपने प्रति घृणा से भरते रहना। जब उसकी नफरत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तब भी बॉन्ड वैल्यू अधिकतम हो सकती थी। आखिरकार मित्रता का बंधन और घृणा का बंधन, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। जब तक बॉन्ड वैल्यू पूरी भर जाए, सामने वाले का कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। अंत में एक और बात थी जिसकी वांग मिंग को बहुत चिंता थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होने वाली खपत। निर्देश पुस्तिका के अनुसार जिस लक्ष्य में ट्रांसफॉर्म होना जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वांग मिंग की शारीरिक शक्ति की खपत उतनी ही अधिक होगी। यदि वांग मिंग अभी डिकेट कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म
होना चाहे तो उसकी स्टेमिना की खपत सामान्य ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना में 10 गुना होगी। दूसरे शब्दों में, सामान्य परिस्थितियों में वांग मिंग 30 मिनट तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है, लेकिन डिकेड कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह केवल 3 मिनट तक ही उसका उपयोग कर पाएगा। यदि वह यह समय पार कर गया तो उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो क्या अब मुझे जाकर कसरत करनी पड़ेगी? वांग मिंग ने अनिच्छा से यह सवाल उछाला। वह पहले एक आदर्श घर घुसू था और उसे व्यायाम तथा शरीर बनाने से बेहद चिढ़ थी। हालांकि वांग मिंग को मोटा घर घुस्सू नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसका शरीर किसी अच्छे हाल में भी नहीं था। वह सिर्फ इसलिए मोटा नहीं होता था क्योंकि उसके शरीर की अवशोषण क्षमता कमजोर थी और जो भी भोजन वह खाता उसके अधिकांश पोषक तत्व व्यर्थ चले जाते थे। उसे बिजली का झटका लगने के बाद ही उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ था, नहीं तो वांग मिंग पहले की तरह ही कुपोषित दिखाई देता। लेकिन बिजली का झटका लगने के बाद जो शारीरिक क्षमता उसे मिली थी वह भी सीमित थी। उसकी फिटनेस किसी दूसरे दर्जे के खिलाड़ी से भी तुलना नहीं कर सकती थी। अधिक से अधिक वह किसी हाई स्कूल या कॉलेज की यूनिवर्सिटी टीम के खिलाड़ी के स्तर पर थी। हाय, रहने दो, एक एक कदम करके चलेंगे। पहले यह सोचूं कि पेट कैसे भरा जाए। अंत में वांग मिंग ने बेबसी से आह भरी। हालांकि शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई थी। अनुमानतः लगभग रात के 8 बजे रहे होंगे। इसलिए वांग मिंग ने बाहर जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। आखिर यह आर्मर हीरोज की दुनिया थी और समय प्रसंग लगभग 2010 के आसपास का था। यहाँ की कानून व्यवस्था निश्चित रूप से वास्तविक जीवन जितनी अच्छी नहीं होगी। उसने सोचा कि अगर उसे कोई गुंडा वुंडा मिल जाए तो वह ट्रांसफॉर्म होकर बुराई को दंड दे और भलाई को बढ़ावा दे और साथ ही कुछ अवैध पैसा भी जब्त कर ले, नहीं तो वह सचमुच भूख से मर जाएगा। एक हफ्ते बाद वांग मिंग ट्रैक सूट पहनकर दौड़ रहा था और कसरत कर रहा था। कुछ अंधेरी ताकतों की बदौलत उसने अपनी आर्थिक समस्या पूरी तरह हल कर ली थी और अंधेरी ताकतों के खिलाफ हाथ उठाने में उसे जरा भी मानसिक बोझ महसूस नहीं होता था। हालांकि एक निर्माण स्थल के पास से गुजरते समय वांग मिंग अचानक रुक गया। वह भीतर चल रही लड़ाई को बड़े ध्यान से देखने लगा। इस समय मैदान में 2 आकृतियां लड़ रही थीं, एक नीली और एक भूरी। वांग मिंग ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। यह फेंग यिंग वॉरियर था जो एक एनर्जी बीस्ट से लड़ रहा था। अब तुम फंस गए, ज्यादा घमंड मत करो, मामूली एनर्जी बीस्ट। डोंग शान ने ऐसा कहते हुए अपना हथियार फेंग यिंग क्रॉसबो बुलाया और फिर सामने वाले एनर्जी बीस्ट पर कई सियान रंग की प्रकाश किरणें दाग दी। थविश थविश थविश। वे सियान किरणें उस पत्थर के आदमी जैसे दिखने वाले एनर्जी बीस्ट पर बिल्कुल असर नहीं कर सकी। यह देखकर डोंग शान ने अपना हथियार बदलकर फेंग यिंग तलवार निकाल ली। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास असली हुनर कितना है, डोंग शान चिल्लाया। फेंग यिंग तलवार उठाई और एनर्जी बीस्ट पर टूट पड़ा, उस पर बेतहाशा वार करने लगा। कुछ समय के लिए वहाँ हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं और दृश्य बेहद तीव्र लग रहा था। एनर्जी बीस्ट की गति बहुत धीमी थी और वह फेंग यिंग वॉरियर की बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने निर्णायक रूप से भागने का फैसला किया। उसने पहले एक कदम पीछे हटकर डोंग शान से दूरी बनाई, फिर पूरा दैत्य काले धुएं में बदलकर वहीं से गायब हो गया। खलनायकों में सचमुच हिम्मत नहीं होती, यह तो काफी जल्दी भाग गया। हमने बस 2 ही वारों का आदान प्रदान किया था और मेरा तो अभी मन भी नहीं भरा था। यह देखकर डोंग शान ने बेहद असंतोष के साथ सूंघते हुए कहा। किनारे से सब देख रहे वांग मिंग की आंखें यह देखकर चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक बेहद शरारती मुस्कान उभर आई, क्योंकि क्या यह बॉन्ड बढ़ाने का सबसे बढ़िया मौका नहीं था। उसने कभी इन नायकों से दोस्ती या भाईचारा करके बॉन्ड बढ़ाने के बारे में सोचा ही नहीं था। वह मूलतः कमजोर सामाजिक कौशल वाला व्यक्ति था और दोस्त बनाने में अच्छा नहीं था। इसलिए वांग मिंग ने बॉन्ड बढ़ाने के लिए जो तरीका चुना वह था फेंग यिंग वॉरियर से लड़ना। ओह, ऐसा है क्या? अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो क्या तुम मेरे साथ एक स्पैरिंग मैच करने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही डोंग शान अपना आर्मर हटाने वाला था, उसके पीछे से मुस्कान से भरी एक आवाज आई। यह सुनकर वह मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि ट्रैक सूट पहने और चेहरे पर अजीब मुस्कान लिए वांग मिंग उसकी ओर चला आ रहा था। वांग मिंग को देखते हुए डोंग शान को वह कुछ जाना पहचाना लगा, इसलिए उसने तुरंत कुछ उलझन के साथ पूछा, तुम कौन हो? बस एक गुजरता हुआ कामेन राइडर हूँ, इसे याद रखना। एंशिएंट कामेन राइडर काबुतो। चलते चलते वांग मिंग ने काबुतो की छवि वाला कार्ड निकाल लिया। कार्ड को ड्राइवर में डालकर उसे धक्का देते ही एक चमक घुसरी और काबुतो में ट्रांसफॉर्म हुआ। वांग मिंग डोंग शान के सामने खड़ा था।
यह क्या? वांग मिंग के काबूतों में ट्रांसफॉर्म होने को देखकर डोंगशान कुछ हैरान रह गया, क्योंकि सामने वाले का पहनावा आर्मर हीरोज से बहुत मिलता जुलता था, मानो वह किसी आर्मर हीरो का परिवर्तित संस्करण हो। क्या तुम भी एक आर्मर हीरो हो? नहीं, यह सही नहीं है। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, इनमें से किसी से भी तुम्हारा कोई मेल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम शैडो रियल्म द्वारा विकसित किया गया कोई आर्मर पहने हुए हो? डोंगशान के मन में एक डरावना उत्तर उभरा, और जितना वह इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसे यह तर्क संगत लगा। जब प्रकाश पक्ष के आर्मर हो सकते हैं, तो शैडो रियल्म के पास शैडो आर्मर क्यों नहीं हो सकते? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। वांग मिंग इस अस्पष्ट सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने सीधे कार्रवाई कर दी। काबूतों की गति स्वभावतः बहुत तेज थी, और ऊपर से वांग मिंग ने अचानक हमला किया, इसलिए डोंगशान एक ही मुक्के में उछलकर दूर जा गिरा। हरामी, भले ही मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो, लेकिन चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। डोंगशान जमीन से उठ खड़ा हुआ, कुछ अस्त व्यस्त सा दिख रहा था। हालांकि वांग मिंग के उस मुक्के से उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह बेहद अपमानजनक जरूर था। फेंग यिंग तलवार। डोंगशान ने फिर से फेंग यिंग तलवार बुला ली और फिर सीधे वांग मिंग की ओर झपटा। यह देखकर वांग मिंग हल्का सा मुस्कुराया। करीबी लड़ाई की तुलना करना चाहते हो? यह मेरी ताकत नहीं है। आखिर मैंने ना तो मार्शल आर्ट सीखी है और ना तलवारबाजी। और मिंग के स्वर में थोड़ा छेड़ने वाला भाव था, लेकिन वह सच ही कह रहा था। भले ही टैबलेट के अंदर लड़ाई की तकनीकों के ट्यूटोरियल मौजूद थे, वांग मिंग मेहनत से सीख रहा था, लेकिन उसे पढ़ते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। जैसे भी सोचो, वह करीबी मुकाबले में डोंगशान का सामना नहीं कर सकता था, जो पहले से पेशेवर प्रशिक्षण पा चुका था। मैं तुम्हें निष्पक्ष लड़ाई में नहीं हरा सकता, लेकिन गति से तुम्हें पूरी तरह कुचल सकता हूँ। डोंगशान को अपनी ओर आते देख वांग मिंग के मुखौटे के नीचे एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभरी। लॉक ऑफ। वांग मिंग ने धीरे से यह शब्द कहा, फिर एक स्क्रू कॉर्ड निकाला, उसे ड्राइवर में डाला और धक्का दिया। अगले ही पल दुनिया मानो थमसी गई। हवा बहना बंद हो गई, पानी का प्रवाह रुक गया और फेंग यिंग वॉरियर की हरकतें बेहद सुस्त हो गईं, यहाँ तक कि कछुए से भी धीमी। बेशक यह सिर्फ एक भ्रम था, दुनिया धीमी नहीं हुई थी, बल्कि वांग मिंग तेज हो गया था। उसने अभी अभी काबूतों का सुपर स्पीड मोड कॉर्ड इस्तेमाल किया था, या यूं कहें कि फेंग यिंग वॉरियर, जो उसके त्वरण क्षेत्र के भीतर अब भी हिल सकता था, वास्तव में बहुत तेज था, लेकिन फिर भी पर्याप्त तेज नहीं था। बेशक इस सुपर स्पीड मोड का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता था, यह केवल कुछ सेकंड ही टिकता था, लेकिन उन कुछ सेकंडों में ही वांग मिंग के लिए फेंग यिंग वॉरियर पर सैकड़ों मुक्के बरसाना काफी था। अलविदा फेंग यिंग वॉरियर। यह कहने के बाद वांग मिंग ने फेंग यिंग वॉरियर की धुनाई शुरू कर दी। इन कुछ सेकंडों में उसने हर कोण से उस पर प्रहार किए, क्योंकि उसे लगा कि इससे बॉन्ड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। घर आम धर आम धर आम। वांग मिंग ने एक के बाद एक मुक्के फेंग यिंग वॉरियर पर बरसाए। केवल 3 सेकंड में उसने उस पर 400 से अधिक वार कर दिए। लॉक ओवर। जब बेल्ट से सुपर स्पीड समाप्त होने का ध्वनि संकेत आया, तब जाकर वांग मिंग ने अपना हमला रोका। बेशक उसने अपने वारों को नियंत्रित रखा था। वांग मिंग के हमले फेंग यिंग वॉरियर को घायल तो नहीं करते, लेकिन वे सामने वाले को बहुत पीड़ा देते। आखिर उसका उद्देश्य केवल बॉन्ड वैल्यू बढ़ाना था, प्रतिद्वंद्वी को मारना नहीं। सामने वाले को इस तरह असहनीय पीड़ा देकर उसके भीतर घृणा पैदा कर बॉन्ड वैल्यू प्राप्त करना, यही असर वांग मिंग चाहता था। मानो उसे अब जाकर महसूस हुआ हो। फेंग यिंग वॉरियर के पूरे शरीर पर चिंगारियां फूट पड़ी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। ये सब कुछ पल पहले वांग मिंग के मुक्कों के कारण हुआ था। हालांकि अत्यधिक गति के कारण उसका प्रभाव तुरंत प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि अब एक साथ फूट पड़ा। पल भर में डोंगशान का ट्रांसफॉर्मेशन टूट गया और फिर वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उधर ईआरपी बेस मुख्यालय में फेंग यिंग आर्मर के डेटा पर नजर रख रही मेझेन ने यह असामान्यता देख ली। उसने तुरंत कुछ घबराहट के साथ संचार चैनल खोला और डोंगशान से कहा, डोंगशान, तुम्हें क्या हुआ? फेंग यिंग आर्मर जबरन डिट्रांसफॉर्म क्यों हो गया? मेझेन आवाज लगा रही थी, लेकिन उसके हाथ खाली नहीं थे। वह तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी, ताकि उपग्रह के जरिए घटनास्थल देखा जा सके। थोड़ी ही देर में उसने वहां की स्थिति देख ली। दृश्य देखते ही मेझेन ने सदमे से अपना खुला रह गया मुंह ढक लिया। उसने बेहोश पड़े डोंगशान को देखा और उससे कुछ दूरी पर खड़े काबूतों को भी।
घटनास्थल की स्थिति बहुत स्पष्ट थी। निश्चित ही उस अज्ञात आर्मर सदृश मानव ने डोंगशान को पीट कर डिट्रांसफॉर्म कर दिया था। यह कैसा आर्मर है, मुझे इसका जरा भी अंदाजा क्यों नहीं है। ओह नहीं, डोंगशान खतरे में है। मुझे जल्दी से शिन्नान को फोन करके मदद के लिए बुलाना होगा। बस एक पल की स्तब्धता के बाद मेझेन ने जल्दबाजी में अपना फोन निकाला और शिन्नान को कॉल किया। मौजूदा हालात उसे उस अजीब आर्मर की उत्पत्ति पर सोचने का समय नहीं देते थे। सबसे जरूरी बात थी डोंगशान की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समय वांग मिंग अभी अभी हुई लड़ाई को याद कर रहा था। उसे हैरानी थी कि उसने डोंगशान को इतनी आसानी से हरा दिया। क्या फेंग यिंग आर्मर सच में इतना कमजोर था? नहीं, बात यह नहीं कि फेंग यिंग आर्मर कमजोर है, बल्कि यह है कि डोंगशान अभी उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। इस समय तक उसने फेंग यिंग आर्मर अभी अभी पाया है और संभव है कि उसे यह भी ना पता हो कि इस आर्मर के पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं। मैं ढीला नहीं पड़ सकता, ना ही लापरवाह हो सकता हूँ। वांग मिंग को जल्दी ही कारण समझ आ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि आर्मर हीरोज के पास तरह तरह के दुश्मनों से निपटने के उपाय होते हैं। आर्मर हीरोज की बात तो दूर, खुद वांग मिंग भी काबुतो जैसे इस तरह के हाई स्पीड दुश्मन से निपटने का एक तरीका जानता था। जब तक वे पहले से जेन सील छोड़ने की तैयारी कर लें, तब तक वे लगभग निश्चित रूप से जीत सकते हैं। समय को रोक देने जैसे इस कौशल के सामने अत्यधिक गति वाले सभी दुश्मन दुःस्वप्न में फंस जाते हैं और इससे निकलना लगभग असंभव होता है। जब तक प्रतिद्वंद्वी हाइपर काबुतो की तरह प्रकाश की गति को पार कर समय की सीमाओं से ऊपर ना उठ सके, जेन सील के नियंत्रण में आने के बाद बच निकलना बहुत कठिन होता है। क्या तुम वही अजीब आर्मर हो जिसके बारे में मेझेन ने बताया था? भले ही मैं तुम्हारी उत्पत्ति नहीं जानता, लेकिन चूंकि तुमने डोंगशान को चोट पहुंचाई है, तुम मेरे दुश्मन हो। जैसे ही वांग मिंग युद्ध प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा था, उसके पीछे से हल्की चिड़चिड़ाहट भरी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और पाया कि वहां पहुंचा व्यक्ति फ्लेम ड्रैगन आर्मर था। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सामने वाला इतनी जल्दी घटनास्थल पर कैसे पहुंच गया। आपके पास टेलीपोर्टेशन तकनीक थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वे ऐसा कर सकते थे। फ्लेम ड्रैगन आर्मर, तुम मेरे लक्ष्य नहीं हो, लेकिन मैं देर सबेर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। आज के लिए यहीं तक, अलविदा। लॉक आओ। फ्लेम ड्रैगन आर्मर को देखते हुए वांग मिंग ने यह वाक्य बुदबुदाया, फिर एक बार फिर सुपर स्पीड मोड सक्रिय कर दिया। उसका वर्तमान बॉन्ड लक्ष्य डोंगशान था, इसलिए शिन्नान से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वह कहाँ गया? जब तक शिन्नान प्रतिक्रिया दे पाता, वांग मिंग वहाँ से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी अभी समझ नहीं आया था कि हुआ क्या है। मौके की स्थिति के बारे में केवल ईआरपी ही नहीं जानता था, शैडो रियल में भी चुपचाप आर्मर हीरोज की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। स्वाभाविक रूप से आज वांग मिंग ने जो हलचल मचाई थी, वह भी उनकी नजरों से नहीं बची। यह नई प्रकट हुई आर्मर आखिर किस मूल की है, मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे यह बात जल्दी से शैडो मास्टर को बतानी होगी। सड़क के कोने में छिपा अगली जनरल घटनास्थल पर हुई पूरी प्रक्रिया का गवाह बना और फिर वह चुपचाप खिसक गया ताकि शैडो मास्टर को खबर दे सके। डोंगशान, तुम ठीक हो? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। यह देखकर कि वांग मिंग जा चुका था, शिन्नान ने भी अपना आर्मर हटा दिया और जल्दी से डोंगशान के पास आकर घबराहट में पूछा, लेकिन
इस समय तक डोंगशान पहले ही बेहोश हो चुका था और उसे कोई जवाब देने की हालत में नहीं था। और इस सब का असली दोषी हमारा सहपाठी वांग मिंग बिना किसी जल्दी के अपनी सुबह की दौड़ जारी रखे हुए था। उसने आने वाले दिनों की अपनी योजना पहले ही स्थिर कर ली थी, जिसमें दो मुख्य लक्ष्य थे, डोंगशान की पिटाई करना और अपनी शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण करना। यदि आवश्यक हुआ तो वह कुछ एनर्जी बीस्ट से लड़ने में भी मदद कर सकता था, ताकि कुछ वास्तविक युद्ध अनुभव जमा किया जा सके। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। डोंगशान, जिसे 2 दिन तक अस्पताल में निगरानी में रखा गया था, आखिरकार छुट्टी पा गया। हालांकि उसके शरीर पर ना अंदरूनी चोट थी ना बाहरी, फिर भी मीझेन और शिन्नान के जोरदार आग्रह पर वह 2 दिन अस्पताल में निगरानी के लिए रुका रहा। आखिर उस समय डोंगशान को इतना पीटा गया था कि उसका आर्मर हट गया था। वे दोनों यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन तथ्य सामने थे, इसलिए उनके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही डोंगशान की मुलाकात उसे लेने आए शिन्नान से हुई और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। शिन्नान, मैं यहाँ हूँ। लगता है तुम अच्छी तरह ठीक हो गए हो। 2 दिन अस्पताल में रहकर तुम जरूर बुरी तरह ऊब गए होंगे। चलो मैं तुम्हें डम्पलिंग्स खिलाता हूँ। शिन्नान भी मुस्कुराया और बोलते हुए डोंगशान के कंधे पर हल्के से थपकी दी। दोनों बातें करते और हंसते हुए आगे बढ़ गए, पूरी तरह अनजान इस बात से कि सुबह की दौड़ पर निकला वांग मिंग उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। अरे, यह तो कमाल का संयोग है। मैं जब भी दौड़ने निकलता हूँ इसी से टकरा जाता हूँ, लेकिन इस बार जाने देता हूँ। 2 लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। अपने आप से बुदबुदाने के बाद वांग मिंग ने अपनी सुबह की दौड़ जारी रखी। हालांकि उसने इस बार डोंगशान को छोड़ दिया, लेकिन किसी और ने उस पर नजर गड़ा दी थी। वांग मिंग आगे दौड़ता रहा। जब वह एक सुनसान गली के मुहाने से गुजरा तो उसे काले कपड़े पहने, काला मास्क लगाए और पूरे के पूरे खलनायक जैसे दिखने वाले एक आदमी ने रोक लिया कि ही जरा ठहरो नौजवान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम यह तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारे आर्मर बुलाने की बात उजागर हो जाए, है ना? तुम अगली जनरल हो। वांग मिंग ने उस व्यक्ति को देखा, एक पल सोचा और फिर याद कर लिया कि यह कौन था। पूरे सीरीज का नंबर 1 चाकर, एक पूरा का पूरा खलनायक। वांग मिंग को उससे कोई खास लगाव नहीं था। तुम मुझे जानते हो। इस बार चौंकने की बारी अगली जनरल की थी। उसे साफ याद था कि उसने वांग मिंग को पहले कभी नहीं देखा, फिर भी सामने वाले ने तुरंत उसका नाम ले लिया था। क्या यह आदमी रियल्म किंग ने भेजा है? अगली जनरल ने मन ही मन अंदाजा लगाया, लेकिन ऊपर से वह बस एक पल के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुम मेरी पहचान पहले से जानते हो नौजवान, तो तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि का भी पता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी रुचि है? दफा हो जाओ, मेरी कोई रुचि नहीं है। फिर पूछा तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वांग मिंग ने बहुत ही निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। शैडो रियल्म के लोग उसके लिए किसी काम के नहीं थे। ऊपर से अगर वह खलनायक पक्ष में शामिल हो जाता तो भविष्य में बॉन्ड पॉइंट्स कमाने के लिए शायद सीधे ही सबके सामूहिक हमले का निशाना बन जाता। आखिर वांग मिंग कोई एनर्जी बीस्ट नहीं था, ना ही लाइट और शैडो आर्मर्स के लिए कोई सीलिंग टारगेट जैसे वह अभी कर रहा था। कभी कभार किसी से झगड़ा करना दूसरी तरफ वाले अधिकतम उसे बस परेशान करने वाला समझते, लेकिन अगर वह सचमुच खलनायक पक्ष में शामिल हो जाता तो बात जानलेवा लड़ाई तक पहुंच जाती। हालांकि वांग मिंग के पास अपने तुरुप के पत्ते के रूप में डिकेट कंप्लीट फॉर्म था, साथ ही अन्य कामेन राइडर्स के अंतिम फॉर्म कार्ड्स भी थे। फिर भी उसे लगता था कि अगर उसका सामना एम्परर हीरो से हुआ तो मामला कठिन हो जाएगा। वांग मिंग एम्परर हीरो की सेटिंग्स जानता था। अगर यहाँ का एम्परर हीरो सचमुच सेटिंग्स जितना ही ताकतवर था तो डिकेट कंप्लीट फॉर्म की तो बात ही छोड़ो। वांग मिंग को कोई भी ऐसा कामेन राइडर याद नहीं आता था जो उसके सामने बराबरी से खड़ा हो सके। वह लगभग स्वर्गीय मार्ग जैसी सेटिंग सचमुच कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। इसलिए एम्परर हीरो के साथ बॉन्ड पॉइंट्स के मामले में उसने मित्रतापूर्ण संवाद का रास्ता चुनने का फैसला किया। तब हरा ना सको तो दोस्त बना लो। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार चलना जानता है। ठीक है, आगे से मुझे परेशान मत करना, नहीं तो अंजाम भुगतोगे। वांग मिंग ने अदली जनरल के कंधे पर थपकी देकर कहा, फिर उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना अपनी सुबह की दौड़ जारी रखी और पीछे एक हक्का बक्का अगली जनरल को छोड़ गया। वही फैक्ट्री बिल्डिंग होनी चाहिए जिसके बारे में श्याओसोंग ने बताया था। सोचा भी नहीं था कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मुझे जांच के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सच में, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। डोंगशान ने बेबसी से आह भरी
वह अभी अभी अस्पताल से छूटा था और कुछ कदम भी नहीं चला था कि मेजहेन ने उसे इस कोयला फैक्ट्री में एनर्जी बीस्ट्स की जांच के लिए भेज दिया। वह अभी भी थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। रुको, मुझे लगता है मैंने कुछ असामान्यता पकड़ी है। फैक्ट्री के अंदर कोई अजीब आवाज आ रही है, तुम भी आकर सुनो। शिन्नान मूल रूप से उसे कुछ दिलासा देना चाहता था, लेकिन तभी उसे कोई अजीब आवाज सुनाई दी और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या असामान्यता? क्या तुम्हें कोई एनर्जी बीस्ट मिला है? यह देखकर डोंगशान भी गंभीर हो गया। दोनों फैक्ट्री के मुख्य द्वार से सटकर भीतर की हलचल सुनने लगे, लेकिन ठीक उसी समय उनके पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। हे, दो घमंडी छोकरो, तुम सच में यहाँ तक पहुँच ही गए। अभी अभी वांग मिंग के हाथों अपमानित होकर मन ही मन गुस्से से भरा अगली जनरल अब यह देखकर और भी भड़क उठा कि दो आर्मर हीरो सचमुच उसके मुख्य अड्डे तक जांच करने आ पहुँचे थे। तुम सब जहन्नुम में जाओ। अगली जनरल ने ठंडी फूंफकार भरी, फिर हाथ हिलाकर एक मगरमच्छ जैसे एनर्जी बीस्ट को बुलाया। यह देखकर शिन्नान ने भी एक ताना मारा। जहाँ गंदगी की बदबू होती है वहाँ हमेशा बहुत ज्यादा कीड़े कोड़े होते हैं। इससे इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है, सीधे भिड़ते हैं। मैं तो इन 2 दिनों में अस्पताल में उब कर मर गया हूँ। डोंगशान ने भी जोड़ा और फिर दोनों ने एक साथ अपने अपने आर्मर समनर्स निकाल लिए। फ्लेम ड्रैगन आर्मर, हेंग यिंग आर्मर, अंबाइन, 2 विश, एक लाल और एक नीली रोशनी की चमक लपकी और फ्लेम ड्रैगन आर्मर तथा फेंगयिंग वॉरियर घटनास्थल पर प्रकट हो गए। यह देखकर अगली जनरल फिर से व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसा। क्रोकोडाइल बीस्ट, रॉक बीस्ट, इन्हें मेरे लिए खत्म कर दो। अगली जनरल के आदेश के साथ ही क्रोकोडाइल बीस्ट और रॉक बीस्ट फ्लेम ड्रैगन आर्मर और फेंगयिंग वॉरियर की ओर झपट पड़े। यह देखकर शिन्नान और डोंगशान ने भी अपनी फ्लेम ब्लेड और फेंगयिंग तलवार बुलाकर उनसे लड़ाई शुरू कर दी। 2 इंसानों और 2 दैत्यों के बीच लड़ाई बेहद उग्र थी और घटनास्थल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच स्थिति कुछ अटकी हुई सी रही। हालांकि अगली जनरल द्वारा छोड़े गए वे दोनों एनर्जी बीस्ट बहुत शक्तिशाली नहीं थे। दोनों पक्षों के अस्थायी रूप से बराबरी पर टिके रहने का एकमात्र कारण यह था कि शिन्नान और डोंगशान को आर्मर हीरो बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और उनके पास युद्ध का अनुभव कम था। इसलिए कुछ देर लड़ाई जारी रहने के बाद दोनों एनर्जी बीस्ट वहीं पर मारे गए और सील कर दिए गए। पता नहीं यह अस्पताल में 2 दिन रहने की जमा हुई कुंठा का असर था या कुछ और, लेकिन इस बार डोंगशान ने अपनी अंतिम चाल नहीं चूकी और मूल कहानी की तरह एनर्जी बीस्ट को भागने नहीं दिया, बल्कि सफलतापूर्वक उसे मारकर सील कर दिया।